तो आइए चालू करते हैं फ्लूइड्स का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रेशर एट द बेस ये क्या होता है, रो एच जी। प्रेशर एट द बेस क्या होता है, रो एच जी। अभी मैनोमीटर जो है, बैरोमीटर प्रेशर एट द बेस कैलकुलेट करता है। अभी मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर एट साइड वॉल्स। देखिए साइड वॉल्स अगर हम लोग देखेंगे तो साइड वॉल्स पे भी तो प्रेशर होता है। जैसे मान लो डैम वगैरह रहता है तो डैम में भी आपने सुना होगा कि बारिश ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, डैम का पानी छोड़ देते हैं आगे। क्यों? क्योंकि एक डैम की भी लिमिट होती है। ये जो वॉल है, ये लिक्विड जो आकर जमा हो रहा है वो कंटिन्यूसली प्रेशर क्या करता है, वॉल्स पे लगाता है। तो ज़्यादा प्रेशर लगने से सेफ्टी लिमिट के आगे ये क्या हो जाएगा, डैम ढह जाती है। ऐसे कई बार न्यूज़ में भी आता है कि बारिश ज़्यादा होने के कारण, पानी ज़्यादा भरने के कारण क्या हो गई है, मिट्टी वगैरह के डैम्स होती हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग मैनोमीटर के बारे में हम लोग जो सोचते हैं, मैनोमीटर मान लो एक मैनोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कैलकुलेट्स प्रेशर ऑन साइड वॉल्स। तो उसका कुछ ये ज़्यादा ये नहीं आता है, पर अगर साइड वॉल्स पे भी प्रेशर मान लो, ये एक क्यूब है जिसका ये साइड है ए, ये साइड है बी और सी है हाइट, सी हाइट है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ लिक्विड, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो लिक्विड, इजंट इट। और मुझे पूछा गया व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए बी सी डी वॉल। ए बी सी डी वॉल पे प्रेशर क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। तो हम लोग ए बी सी डी जो वॉल है, ये ए बी सी डी जो वॉल है उसको मैं यहां सीधा करके दिखाता हूं आपके सामने। इसके नीचे यहां इधर ये बी है तो ये ए डी नीचे वाला होगा, इजंट इट। ए के ऊपर बी है और डी के ऊपर सी है, इजंट इट। तो ये सी इसकी हाइट होगी, इजंट इट। और ये क्या होगा, एडी कितना है, इट इज इक्वल टू बी। एडी कितना है, इट इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा बी। गॉट माय पॉइंट। तो अभी किसी भी लेवल पे हमने देखा है कि प्रेशर सेम होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या होगा, 4 साइड वॉल्स पे ऐसे ही लगेगा, इजंट इट। पर हर एक लेवल पे जो होगा प्रेशर अलग अलग है, इजंट इट। यहां पर अलग प्रेशर होगा, यहां पर अलग, जैसे जैसे यानी हाइट ऊपर चढ़ेंगे हम लोग तो प्रेशर क्या होते जाने वाला है, चेंज होते जाने वाला है। गॉट माय पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई लेवल पे नीचे से वाई लेवल पे हम लोग एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ते हैं। ये डी वाई, एक क्या करते हैं, वाई लेवल पे एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ते हैं डी वाई। थोड़ी सी लाइट हो गई है, इजंट इट। तो ये स्ट्रिप ये इधर कैसे दिखेगी, यहां से सी वाई लेवल पे ये ऐसे पूरी जो है एक छोटी सी स्ट्रिप ऐसे पूरे लेवल पे दिखेगी। ये लेवल पे पूरी स्ट्रिप है। गॉट माय पॉइंट। तो अभी हमको इसका ही फोर्स निकालना है। तो फोर्स में जो हाइट होता है वो हम लोग, प्रेशर होता कितना है, प्रेशर किसी भी लेवल पे रो जी एच होता है। प्रेशर होता कितना है, रो जी एच, इजंट इट। अभी यहां पर प्रेशर होगा कितना, ध्यान से देखो, यहां पर प्रेशर कितना होने वाला है, ऊपर से अगर नीचे से y है तो ये h ऊपर से लेते हैं ना। व्हाट इज h, इट इज एक्चुअली द डेप्थ ऑफ वाटर। ऊपर से यहां ऊपर वाले लेवल पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा,
इजंट इट? जैसे जैसे प्रेशर ऑफ फ्लूइड ये H क्या लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, तो अगर नीचे ये पूरा C है, ये Y है, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा C माइनस Y, बिकॉज dy इज वेरी वेरी स्मॉल। तो एक छोटा सा प्रेशर कितना लिखा जाएगा, रो G, और हाइट कितना है, C माइनस Y, इजंट इट? और इसका प्रेशर है, तो एक छोटा सा फोर्स आएगा, फोर्स कितना आएगा, रो G C माइनस Y, प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, ये छोटे से जो स्ट्रिप है, ये छोटी सी जो ये स्ट्रिप है, इसकी एरिया कितनी आने वाली है, ध्यान से देखो, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है इस साइड, इसकी एरिया कितनी आने वाली है, ध्यान से देखना कि इसकी जो विड्थ है ये dy है, और ये लेंथ कितना है, b है, इजंट इट? ये छोटी सी स्ट्रिप की b इंटू dy, तो ये छोटा सा जो फोर्स है रो G C माइनस Y इंटू एरिया कितना होगा, b इंटू y, एरिया कितना होगा, b इंटू y। तो टोटल जो फोर्स होगा, फोर्स इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस रो G B C माइनस Y इंटू ये एरिया b इंटू dy है ना, b इंटू dy, और इसका y का लिमिट कहां से कहां तक है, ऊपर 0 से लेकर नीचे c तक, तो 0 से लेकर c तक ऊपर से पकड़ा है, समझा? तो ये देखिए अभी क्या होगा, रो G B तो कांस्टेंट है, C की वैल्यू कितनी है, CY, हाँ CY, C के साथ कुछ नहीं है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन y, और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, इजंट इट? लिमिट कहां से पुट करनी है, 0 से लेकर c तक, तो 0 का तो कुछ नहीं है, तो रो G B C क्या इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2, इजंट इट? तो अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, रो G B C स्क्वायर में से आधा c स्क्वायर गया, तो c स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, c स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इजंट इट? तो ये देखिए दोस्तों, ये है जो भी है फोर्स। अभी क्या होता है, हम लोग जब क्या नीट वालों वगैरह को पढ़ाते हैं, तो उसमें इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा डिफिकल्ट जाता है उनको, क्योंकि वो एक्वेंटेड नहीं होते हैं इंटीग्रेशन के साथ, तो उनको ऐसे बताया जाता है। देखिए ये रो GH है, अभी रो G C एक इधर लिखता हूँ, इजंट इट? रो G इन C, ये हाफ इधर लिखता हूँ, और ये B इंटू C, इजंट इट? उनको ऐसे बताया जाता है। देखिए ये जो प्रेशर ऊपर एकदम क्या होगा, 0, और नीचे क्या होगा, मैक्सिमम, और ये लीनियर वेरिएशन है, तो देखिए ना, ये C इसकी हाइट है, तो ये रो GH प्रेशर होगा पूरे इस पे, इजंट इट? और हाफ क्या है, इनको ऐसे बता देता है, हाफ प्रेशर एवरेज इंटू BC, देखिए इसका B इंटू C, इसका एरिया ऑफ द वॉल। ये डायरेक्ट भी हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं, प्रेशर एवरेज अपॉन 2 इंटू क्या होगा, ये अपॉन 2 एवरेज के लिए ही है, एरिया ऑफ द वॉल। तो ये पूरा प्रेशर क्या होता है, ABCD वॉल पे आता है, तो हाफ इंटू प्रेशर ऑन दी वॉल इंटू एरिया ऑफ दी वॉल। ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो वॉल पे लगते हैं वो निकाल सकते हैं, रो GH इंटू एरिया ऑफ द वॉल अपॉन 2। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर मैनोमीटर यही प्रेशर मेजर करता है और यहाँ फोर्स मेजर करता है, और हॉरिजॉन्टल वॉल्स पे मैंने आपको क्या बताया है कि किस तरह से हम लोग फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? इजंट इट? क्या है, हाफ। अगर आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड अच्छा लगा तो इंटीग्रेशन वाला याद रखिए, नहीं तो अगर हॉरिजॉन्टल वॉल्स होते हैं तो उनको क्या होता है, रो GH, रो G इंटू H क्या है, C है यहाँ पर, इसलिए रो GC आ गया,
और BC तो एरिया है। तो बोलोगे सर आप इतना बड़ा क्यों बताया? ये फील के लिए मैंने बताया है ताकि आपको समझे कि हर एक लेवल पे जो प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है? प्रेशर एकदम सेम होता है। इसकी वजह से आपको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ऐसा याद रखना है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं तो ये वाला फॉर्मूला से आप याद रख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक्चुअली जो डैम्स वगैरह जो ढहती हैं या बहुत बारिश पड़ने से डैम पूरी कोलैप्स होती है, वो किस वजह से कोलैप्स होती है दोस्तों? वो क्या होता है, ये जो सभी फोर्सेस होती हैं, ये यानी जो वॉल पे लगती हैं, उनको अगर मैं आपको दिखाऊं तो दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या प्रोड्यूस करता है? एडी के अलोंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एडी के अलोंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इजंट इट? तो हमको अभी यही टॉर्क निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट एडी। अभी आपको मैंने सिंपल सी एक चीज बताई कि जो छोटा सा फोर्स है, इसलिए मैंने पहले इसको लिख के रखा है। ये सभी लेवल्स पे फोर्सेस अलग अलग होंगे। ऊपर क्या होगा? सबसे मिनिमम फोर्स होगा, यानी फोर्स नहीं होगा, उसके नीचे थोड़ा, फिर और थोड़ा, और उससे ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ये फोर्सेस क्या होते जाएंगे? जैसे जैसे नीचे आएगा प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो एक छोटा सा टॉर्क किसी भी लेवल पे, एक छोटे से फोर्स का टॉर्क क्या लिखा जाएगा? इट विल बी dF इंटू ये F फोर्स ऐसा लगा तो R क्या होगा? तो टॉर्क अबाउट एडी निकाल रहे हैं ना ये, यानी Y, हाँ, फोर्स क्रॉस F क्रॉस R होता है ना, तो R इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? Y। तो ये क्या होगा? dF इंटू Y होगा। गॉट माय पॉइंट? ये है टॉर्क छोटा सा। अगर टोटल टॉर्क निकालना होगा तो ये छोटा सा फोर्स dF इंटू Y का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और Y की वैल्यू 0 से लेकर C तक है, इजंट इट? तो छोटे से फोर्स की वैल्यू यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, रो जी बी, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, D माइनस Y ये पूरा फोर्स है, इजंट इट? और ये वाला Y तो है ही, और साइड में है dy का इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा? रो जी बी क्या है? कांस्टेंट। ये y अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो cy माइनस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है dy, इजंट इट? गॉट माय पॉइंट? तो अभी रो जी बी cy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y स्क्वायर बाय 2, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? y क्यूब बाय 3। कहां से कहां तक लिमिट? y का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन x रेज टू n का क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर y है तो y का इंटीग्रेशन, y का पावर इधर 1 था तो 1 प्लस 1 2, तो cy स्क्वायर अपॉन 2, और y स्क्वायर यानी y क्यूब अपॉन 3। गॉट माय पॉइंट? तो ये y स्क्वायर है ना पावर, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अगर c में पुट करता हूं तो अगर c में पुट करता हूं तो ये होगा रो जी बी, ये c क्यूब अपॉन 2 माइनस c क्यूब अपॉन 3। 0 तो पुट नहीं कर सकते, तो 3 माइनस 2 क्या होगा? c क्यूब ही बचेगा। तो फाइनल आंसर है रो जी बी c क्यूब अपॉन 6। दैट इज द टॉर्क अबाउट ए बी, दैट इज द टॉर्क अबाउट ए बी। बहुत ही अच्छा सम है, बहुत बार पूछा हुआ सम है। ऐसे टाइप के सम छोटे छोटे पूछे जाते हैं। आपको समझा है तो आप फ्रीज करके एक बार लिख सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के सम्स हैं। देखिए यहाँ पर एक सम है जहाँ पर अभी वॉल जो है ये कर्व दी गई है और बोला गया है कि ये सेमी सर्कुलर है, ये यहाँ से जो लेंथ है ये L है, और हमको टॉर्क अबाउट C फाइंड करना है।
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन 2 मिनट के लिए पॉज करके एक बार ट्राई करें सम को और वापस रीस्टार्ट करके देखें, मैं आंसर तो निकालूंगा। देखिए अगर आपने ट्राई किया है तो आइए क्रॉस चेक करते हैं। टॉर्क अबाउट सी जो होगा वो होगा 0, वो होगा 0। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए जो भी फोर्स लगेगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी टॉर्क लगेगा तो ये सभी जो छोटे छोटे फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी सी से पास होंगे, वो ऑलरेडी क्या होंगे, सी से पास होंगे। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर 0 है। अगर सभी फोर्सेस उस पॉइंट से पास हो रहे हैं जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है तो क्या है, जो टॉर्क अबाउट सी आएगा दैट विल बी 0 बिकॉज ऑल द फोर्सेस विल ऑलरेडी बी पासिंग थ्रू सी। गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर जो है फोर्स क्या होगा, बिल्कुल ही 0 अंडा आएगा टॉर्क, इजंट इट। फोर्सेस आएंगे, सॉरी, टॉर्क जो है सभी इसमें से पास होंगे तो टॉर्क अबाउट सी विल बी 0। यहां पर टॉर्क का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सर फोर्सेस परपेंडिकुलर क्यों आएंगे सर? फोर्सेस परपेंडिकुलर इसलिए आएंगे क्योंकि प्रेशर जो होता है, हम यहां पर प्रेशर के साथ डील कर रहे हैं ना, इजंट इट। प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इजंट इट। तो फोर्स भी जो है, फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया ही निकाला ना हमने पहले लेक्चर में। याद करो प्रेशर को क्या लिखा था, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर फोर्स परपेंडिकुलर क्यों? यहाँ पर कंसेप्ट ही वो है क्योंकि हम लोग जो फोर्स निकाल रहे हैं वो प्रेशर इनटू एरिया निकालते हैं, और जो प्रेशर है वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क मेंशन्ड है तो इसलिए सभी जो फोर्सेस होंगे सेंटर से ही पास होंगे, इजंट इट। सभी जो फोर्सेस होंगे सेंटर से ही पास होंगे, इसलिए टॉर्क क्या आएगा, 0। गॉट माय पॉइंट। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो है बॉयेंसी। बॉयेंसी, बॉयेंट फोर्स के बारे में। बॉयेंसी क्या है? बॉयेंसी इज द एबिलिटी टू फ्लोट। बॉयेंसी का कंसेप्ट क्या है? इंग्लिश मीनिंग एबिलिटी टू फ्लोट, एबिलिटी टू फ्लोट, इजंट इट, एबिलिटी टू फ्लोट। अभी हमने देखा होगा कि हम लोग वाटर पे कुछ चीजें रखते हैं तो वो फ्लोट होने लगती हैं, इजंट इट। कुछ सिंक भी हो जाती हैं। सिंक क्यों होती हैं? पर जो फ्लोट होंगी, अभी फ्लोट जो हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिक्विड ले लूं, कोई भी लिक्विड ले लूं, इजंट इट, इसके ऊपर कोई ब्लॉक लगाऊं तो ब्लॉक का तो वेट है, इजंट इट, ब्लॉक का तो वेट है, पर इसको वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? अगर वो तैर रहा है तो इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? इसका नीचे की तरफ एक क्या है, वेट तो है, इजंट इट। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इस वेट को ऊपर की तरफ, पानी कुछ यानी लिक्विड कुछ तो ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से ये क्या है, इसके ऊपर तैर रहा है। सिंक जब होगा तब देखेंगे, पर अभी जो चीज कंसेप्ट है कि अगर मैं कोई चीज लिक्विड के ऊपर कोई सॉलिड रखूं और वो तैर रहा है, इफ इट इज फ्लोटिंग देयर इज वेट ऑफ द ब्लॉक एंड वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, मींस लिक्विड इज प्रोड्यूसिंग समथिंग और सम टाइप ऑफ फोर्स दैट इज बैलेंसिंग द वेट, एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट द बॉयंट फोर्स। यही वो फोर्स है जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं, और अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अपना स्ट्रांग रखना, मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। सोचो कि एक लिक्विड है, उसके अंदर मैंने क्या किया है,
लिक्विड के ही अंदर मान लो एक पानी का एक मैंने गोला सिलेक्ट किया, पानी का ही है, एक्चुअली इमेजिनरी बॉल है जो वाटर का ही है, इजंट इट? इमेजिनरी बॉल है जो वाटर का ही है, इजंट इट? अभी ये एक पानी है अंदर वाला, मींस जो इमेजिनरी गोला है, इजंट इट? और उसके अराउंड दूसरा रिमेनिंग वाटर है, इजंट इट? अब ये पानी का गोला क्या है? जैसे पानी मान लो स्टेशनरी था, तो पानी इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो गोला है ये भी इक्विलिब्रियम में है। ये जो गोला है पिंक वाला, ये पानी का ही गोला मैंने पकड़ा है, ये पानी का ही गोला है, एज इट इज मैंने यहां ड्रॉ किया है। पानी के अंदर एक सिलेक्टेड वाटर का गोला, मैंने स्पेरिकल गोला सिलेक्ट किया। अब ये क्यों, ये क्या है? बॉल स्टेशनरी, इसका मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है। ये कैसा है? इट इज इन इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम में है ना, ये हिल रहा है ना कुछ, तो इसका जो होगा कुछ तो कुछ वेट होगा। ये इधर ही रुका हुआ है गोला, इसका कुछ वेट तो होगा, इजंट इट? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस वेट को कुछ, अगर सपोज बाकी पानी नहीं होता तो सिर्फ वेट होता तो ये नीचे चले जाता, पर ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग वाटर कुछ ऐसा फोर्स जनरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इस गोले को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, इजंट इट? तो ये फोर्स जो रिमेनिंग वाटर का है, ये F क्या है? फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर। गॉट माय पॉइंट? ये फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर है, और ये फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर कितना है? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्पेरिकल बॉल ऑफ वाटर, स्पेरिकल बॉल। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अभी ये जो है वेट ऑफ स्पेरिकल बॉल, इजंट इट? वो कितना होगा? वो होगा m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पानी का ही बॉल है, इजंट इट? या लिक्विड का ही बॉल है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखी जाएगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये पानी का ही है ना, ये यानी लिक्विड का ही है ना। पानी मेरे मुंह में बार बार क्या आ रहा है? पानी पानी, वाटर वाटर आ रहा है, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इजंट इट? तो मास जो है वो लिखा जाएगा डेंसिटी, मास जो लिखा होगा वो लिखा जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, इजंट इट? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो ये जो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। गॉट माय पॉइंट? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। गॉट माय पॉइंट? अभी इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये समझा आपको? ये फोर्स किसके है? फोर्स ऑफ रिमेनिंग वाटर। मैंने क्या बोला है? ये फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो गोला था पानी का, इमेजिनरी गोला, इसका वॉल्यूम जितना भी था मैंने ये निकाल के फेंका। ये क्या किया? मैंने निकाल के फेंका, और एग्जैक्टली सेम शेप, सेम साइज, इजंट इट? एक मैं रियल, मान लो किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी मटेरियल का बॉल, ये पानी का नहीं है अभी, ये मान लो कोई
एल्यूमिनियम का बॉल है, सेम शेप, वॉल्यूम वगैरह सेम, इजंट इट? अभी इसमें क्या होगा, रिमेनिंग वाटर को तो हमने टच नहीं किया है, रिमेनिंग वाटर को तो हमने टच नहीं किया है, हमने ये वाला बॉल निकाला, उसको फेंका और एग्जैक्टली सेम शेप का इधर चिपका दिया दूसरा बॉल, और यानी इमेजिनरी नहीं है, ये रियल बॉल है। तो अभी हमने दूसरे फोर्स को तो हमने टच नहीं किया है, दूसरे पानी को तो टच नहीं किया है, इजंट इट? तो जो रिमेनिंग वाटर है वो तो फोर्स एज इट इज लगाएगा, खाली इसका वेट चेंज होगा, इजंट इट? इसका वेट चेंज होगा, इजंट इट? तो ये जो अपर वाला फोर्स है इसको बोलेंगे बॉयंट फोर्स, इजंट इट? और ये लगेगा कितना, वो तो पहले जितना लग रहा था वो पहले बैलेंस कंडीशन में था, अभी बैलेंस कंडीशन में हो, मैंने अभी बोला नहीं कि फोर्स और वेट सेम है, मे बी वेट ज्यादा हो, मे बी वेट कम हो, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे। पर जो फोर्स पहले लग रहा था, क्या अभी भी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में वही लगेगा, क्योंकि पानी हमने चेंज नहीं किया है, और यही रहता है हमारा बॉयंट फोर्स। इट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, इट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। मैं और आगे इसके ऊपर चर्चा करूंगा, आपको बात समझ में आई? पहले मैंने आपको क्या बोला, एक बार कंसेप्ट रिवाइज कराता हूं। मैंने एक पानी का वेसल लिया, मैंने बोला कि इसमें एक इमेजिनरी वाटर का बॉल इमेजिन, इसी पानी का वाटर का बॉल इमेजिन करो। अभी ये क्योंकि पानी स्टेशनरी है, ना पानी क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, ना पानी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये जो बॉल का कुछ तो वेट होगा, जो अंदर वाला बॉल है तो उसका वेट नीचे की तरफ है, पर ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो जो रिमेनिंग वाटर है बॉल को छोड़ के, रिमेनिंग जो वाटर है बॉल को छोड़ के वही इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो उससे हमने ये फोर्स जो है, फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग वाटर F, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल बिकॉज द बॉल इज स्टेशनरी, बिकॉज द बॉल इज स्टेशनरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोर्स इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल, इट इज इक्वल टू mg, और ये m कितना है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ये बॉल तो उसी लिक्विड का था। अभी मैंने क्या बोला कि मैं इस बॉल को निकाल के मैं क्या करता हूं, एक दूसरा बॉल आके इसको चिपकाता हूं। इसका वेट मुझे पता नहीं है, वेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मुझे उसके बारे में पता नहीं, पर जो ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि रिमेनिंग जो वाटर है उसको तो हमने टच नहीं किया था, तो वो तो अपना फोर्स एज इट इज ऊपर की तरफ लगाएगा, और कितना लगाएगा वो इधर पता है। तो इसी फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट, इजंट इट? तो इसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। फिर अगर मान लो कि ये जो बॉयंट फोर्स है ये ग्रेटर देन वेट होगा, क्योंकि अभी इसकी डेंसिटी तो पता नहीं ना हमको, ये क्या हो सकता है, हेवियर भी हो सकता है, लाइटर भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन डेंसिटी, इजंट इट? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, इजंट इट? V और G तो सेम होगा, तो बॉयंट फोर्स अगर ग्रेटर होता है वेट से तो फ्लोट होगा, और बॉयंट फोर्स अगर लेस होता है वेट से तो सिंक होगा, इजंट इट? तो ये है बॉयंसी का कंसेप्ट, बॉयंट फोर्स का कंसेप्ट। आई होप आपको समझा होगा कि बॉयंट फोर्स हमने कैसे निकाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बॉयंट फोर्स का, इजंट इट? ये समझा ना, वेट हमने ये जो F है उसको तो चेंज, क्योंकि रिमेनिंग वाटर हमने चेंज नहीं किया है तो F भी चेंज नहीं होगा, अभी भी F उतना ही लगेगा जितना पहला था। गॉट माय पॉइंट? फील आई थोड़ी सी? अगर आप आई है तो स्क्रीन पॉज करके कॉपी डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बॉयंट फोर्स के बारे में हमने समझा। बॉयंट फोर्स के का जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ये वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नहीं होता है, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन लिक्विड होता है। कितना पानी क्या होगा, ध्यान से देखिए, इजंट इट? ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए कि ये कोई भी शेप का बॉडी है, तो ये अगर बॉयंट फोर्स यहां पर लग रहा है तो वो कितना लगेगा,
ये है वी एस। तो यहां पर जो बॉयंट फोर्स लगता है, इट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, पूरा वॉल्यूम नहीं। और वेट कितना लगता है? वेट होता है मास इंटू जी। तो जब वेट लिखते हैं तो डेंसिटी किसकी लेंगे? डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दिखने में दोनों सेम लगती हैं, पर यहां पर बॉयंट फोर्स के लिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेते हैं, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड इनटू जी, और वेट लेते समय डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। गॉट माय पॉइंट? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और वेट कहीं पर भी लग सकता है, पर बॉयंट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सबमर्ज्ड लिक्विड लगता है। वॉल्यूम के सेंटर ऑफ मास पे ही ये लगेगा। गॉट माय पॉइंट? अभी मान लीजिए कि मैं आपको एक सिंपल सा ये देता हूं सम, जैसे एक लिक्विड है, ठीक है, इसका डेंसिटी क्या है? 3 रो है मान लीजिए, इजंट इट? एक क्यूब है, जिसके डायमेंशंस हैं ए ये है, ये बी है, और हाइट सी है, इजंट इट? ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका डेंसिटी रो है, इजंट इट? अभी आप मेरे को पहला सवाल आपसे ये पूछता हूं मैं, क्या ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर रखूंगा तो ये सिंक होगा कि फ्लोट होगा? आप लोग बताएंगे, आप बताइए। इसका डेंसिटी 3 रो है, डेंसिटी ज्यादा है ना, इसका रो है, तो पहले सवाल का आंसर है कि यस इट विल फ्लोट। दूसरा सवाल है कि हाउ मच will the block sink? How much will the block sink? मान लीजिए ये ब्लॉक मैंने इधर रखा, तो अगर ये ब्लॉक मैं इधर रखूंगा ऐसा, तो ये कुछ ए और बी तो अंदर रह जाएंगे, कुछ हाइट तक सिंक करेगा। मान लीजिए ये हाइट है यहां से लेकर एक्स तक, इजंट इट? इसको ब्लॉक को ऊपर कौन लग रहा है? बॉयंट फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है? वेट, इजंट इट? तो मेरा जो बॉयंट फोर्स है, मेरा जो बॉयंट फोर्स है, इट इज इक्वल टू वेट। अभी बॉयंट फोर्स कितना लगता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। अभी अभी मैंने बताया। वेट कितना लगता है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। जी ने जी को मार दिया। क्या वीएस और वीबी कट जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि सबमर्ज्ड वॉल्यूम तो इतना ही है, Isn't it? अभी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना है? 3 रो। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना है? 3 रो। और वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है? वॉल्यूम सबमर्ज्ड है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है? ए इंटू बी, और हाइट कितना है? एक्स। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है? वो तो रो होगा। और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना है? ए इंटू बी इंटू सी, पूरा का पूरा वॉल्यूम है। तो ए ने ए को मार दिया, बी ने बी को मार दिया, रो ने रो को मार दिया, तो एक्स हमको कितना मिलेगा? c/3। एक्स हमको मिलेगा c/3। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x इक्वल टू c/3 होगा। तो कितना डूबेगा? c/3 हाइट तक ये अंदर सिंक
करेगा। गॉट माई पॉइंट? स्क्रीन फ्रीज करके लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस है। यहाँ पर एक वेइंग मशीन है। क्या बोला गया है कि एक लिक्विड कंटेनर है पर से भरा हुआ है और उसका डेंसिटी रो लिक्विड है और इस पूरे कंटेनर प्लस लिक्विड का वेट कितना है W1। अगर इसको ही सिर्फ वेइंग मशीन पे रखा गया, ये वेइंग मशीन है, तो वेट कितना आ रहा था W1। अभी क्या किया गया, ये एक ब्लॉक लिया गया जिसकी डेंसिटी है रो बी और ये जो ब्लॉक है इस पानी के ऊपर रखा गया है। ये जो ब्लॉक है इस पानी के ऊपर रखा गया है दोस्तों। अगर ये ब्लॉक पानी के ऊपर रखा गया है तो वेइंग मशीन की वेट कितना रीड करेगी? क्या वो W1 प्लस W2 रीड करेगी? मोर देन W1 प्लस W2, लेस देन W1 प्लस W2, सी नन। आप स्क्रीन पॉज करके 1-2 मिनट सोच सकते हैं और एक मन में आंसर पकड़ सकते हैं एंड देन वील डिस्कस, इजंट इट? तो क्या आपने डिस्कस किया, यानी आपने मन में पकड़ा है आंसर अपना अपना? देखिए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। देखिए जब ये ब्लॉक पानी का है, इजंट इट, जो यानी बॉयंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, हाँ, पानी ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? अगर ये सोचिए पहले, लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ बॉडी से, तो बॉडी फ्लोट होगी कि सिंक होगी? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो डेफिनेटली FLOAT, फ्लोट, बॉडी तो फ्लोट होगी ही, इजंट इट? अभी लिक्विड जो है बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा है? लिक्विड बॉडी पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? बॉयंट फोर्स, इजंट इट? और बॉयंट फोर्स कितना है? वेट जितना। यानी जो लिक्विड है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बॉडी पे लग रहा है फोर्स वेट जितना, तो बॉडी पानी पे कितना लगाएगी, यानी लिक्विड पे कितना फोर्स लगाएगी? वेट जितना। गॉट माय पॉइंट? कंफ्यूज मत हो, लॉजिक सुनो। लिक्विड applies buoyant force on body, and because the body is floating, buoyant force is equal to weight, isn't it? यानी लिक्विड बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है? buoyant फोर्स जितना, जो कि वेट जितना है। मींस अब ये जो है इट इज इक्वल टू वेट, क्योंकि फ्लोट हो रहा है बॉडी। लिक्विड बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, उतना बॉडी भी लिक्विड पे लगाएगी, इजंट इट? तो मैं क्या करता हूं, जो फोर्स बॉडी लिक्विड पे लगाएगी वो इतना है, वो कितना है? बॉयंट फोर्स जितना, और बॉयंट फोर्स वेट जितना है, यानी W2 ही वो वेट है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इजंट इट? और ये नीचे की तरफ फोर्स है और उसका खुद का भी W1 है, तो सही आंसर है W1 प्लस W2, इजंट इट? तो थोड़ा सा लॉजिकल था। अभी और एक सवाल, मैं क्या करता हूं, अभी सवाल सेम ही है, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा खुलने लगेगा इस सवाल से। मैं आपको क्या बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मान लो ये लिक्विड था, इसका डेंसिटी वही सब W1 था और रो L था, ब्लॉक था, इसका वेट W2 था और इसका डेंसिटी B था। पर अभी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आपको इसका लॉजिक अगर कम समझ में आया तो इधर आपको क्लियर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है? कम है, इजंट इट? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है? कम है, इजंट इट? और मैंने क्या किया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कम है, तो आप मुझे बताइए कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर कम है तो क्या होगा? फ्लोट होगा कि सिंक होगा? डेफिनेटली अभी आंसर होगा आपका SINK, सिंक,
इजंट इट, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम है बॉडी से। अभी मैं क्या करता हूं आपके सामने, मैं क्या करता हूं कि इसी को ही वेइंग मशीन पे रखा और ये जो है एक्चुअली सिंक होता है, मैंने एक वेटलेस स्ट्रिंग ली और इसको ऊपर रख दिया है, यानी इसको सिंक होने नहीं दिया, इसको सिंक होने नहीं दिया मैंने, वेटलेस, ये स्ट्रिंग का वेट कुछ नहीं है, इजंट इट। अभी मैंने आपका ऑप्शन सेम है, वेइंग मशीन कितना वेट मेजर करेगी। अगर इसको वेइंग, आपको सवाल चमका, सवाल समझा आपको? मैंने क्या किया, एक वही लिक्विड लिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ब्लॉक, अभी डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक जो है, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक जो है वो क्या है, लिक्विड से ज्यादा है, तो सिंक होने वाला था बॉडी, पर मैंने उसको सिंक होने नहीं दिया, एक स्ट्रिंग के लगाकर रखा। अगर स्ट्रिंग पे लगा के रखा तो मुझे आप बताइए कि वेट क्या आने वाला है। स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट आप सोच सकते हैं। अगर स्क्रीन पॉज करके आपने सोच लिया है तो अभी आंसर क्या आएगा। अभी लॉजिक फिर से वही है, देखिए पानी जो है बॉडी पर बॉयंट फोर्स लगाएगा, इजंट इट, बॉयंट फोर्स लगाएगा, पर ये बॉयंट फोर्स अभी क्या है, इट इज डेफिनेटली लेस देन W2, इसलिए तो बॉडी सिंक हो रहा है, इजंट इट, इट इज लेस देन W2, इजंट इट। जो फोर्स लिक्विड बॉडी पे लगाता है वही फोर्स बदले में बॉडी, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, इजंट इट, वही फोर्स वो नीचे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन के कारण, इजंट इट। तो ये जो लगाएगा उतना ही फोर्स बॉडी भी लिक्विड के ऊपर लगाता है, गॉट माय पॉइंट। पर ये जो फोर्स है अभी जो नीचे लगा है वो है कितना, बॉयंट फोर्स जितना, और बॉयंट फोर्स कितना है, इट इज लेस देन W2। सो नाउ द वेइंग मशीन वो क्या रहेगा, W1 प्लस W2 होगा क्या, W1 तो खुद का वेट है, पर क्या नीचे की तरफ W2 आ रहा है, नहीं, लेस देन W2 आ रहा है, गॉट माय पॉइंट, लेस देन W2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लेस देन W1 प्लस W2, कौन सा है, सी ऑप्शन सही है, लेस देन W1 प्लस W2, इजंट इट। मेरी बात समझिए और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए W1 तो फोर्स है ही, अभी क्योंकि बॉडी सिंक हो रहा है तो बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा कि वेट ज्यादा होगा, डेफिनेटली वेट ज्यादा होगा, मींस बॉयंट फोर्स इज लेस देन W2। तो लिक्विड जो है सॉलिड पे कितना फोर्स लगा रहा है, बॉयंट फोर्स, और ये बॉयंट फोर्स लेस देन W2 है। अगर बॉयंट फोर्स लेस देन W2 है तो सॉलिड जो लिक्विड पे फोर्स लगाएगा वो भी लेस देन W2 होगा, तो नीचे जो फोर्स आ रहा है वो लेस देन W2 आ रहा है, तो वेट जो मेजर होगा वो W1 प्लस लेस देन W2 यानी लेस देन W1 प्लस W2 होगा, गॉट माय पॉइंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इन शॉर्ट जो वेट मेजर करता है मशीन वो होता है W1 प्लस बॉयंट फोर्स। एक बात अगर छोटा सा ट्रिक अगर आप याद रखें, वहां पर जो बॉयंट फोर्स था क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रहा था, इट वाज इक्वल टू वेट, इसलिए W1 प्लस W2 आया। अभी यहां पर जो बॉयंट फोर्स है वो लेस देन W2 है, तो W1 प्लस W2 तो नहीं आएगा, मोर देन में नहीं आएगा, ये बॉयंट फोर्स लेस देन W2 है, तो फाइनल आंसर लेस देन W1 प्लस W2 आता है। तो वेइंग मशीन मेजर करती है वेट ऑफ द लिक्विड प्लस बॉयंट फोर्स। सिंपल, अगर आपको बाकी लॉजिक्स याद नहीं रखने हैं तो ये एक सिंपल लॉजिक याद रख सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू वेट मेजर्ड बाय वेइंग मशीन, इट इज W1 दैट इज वेट ऑफ द लिक्विड प्लस बॉयंट फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड प्लस बॉयंट फोर्स। तो अगर फ्लोट होता है बॉडी तो W1 प्लस W2 आता है, अगर सिंक होगा, ऐसा केस होगा, तो लेस देन W1 प्लस W2 आएगा, गॉट माय पॉइंट। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं एक बार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लिक्विड का भरा हुआ कंटेनर लिया वाटर से, जिसका डेंसिटी मैं रो W पकड़ता हूं। मैंने अगर एक प्योर वाटर का
ब्लॉक लिया, इजंट इट, जिसका डेंसिटी है रो आइस। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हेन आइस विल मेल्ट, व्हेन आइस मेल्ट्स, लेवल विल, ए ऑप्शन इंक्रीज, बी ऑप्शन डिक्रीज, सी ऑप्शन रिमेन सेम, डी ऑप्शन नन, कांट से। बताइए मुझे, आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए और मन में एक आंसर याद रखिए कि अच्छा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। पर स्टार्ट करें, लॉजिकली सोचो। मैं मैथमेटिकली भी बताता हूं। कभी आपने शरबत वगैरह गर्मी के सीजन में पिया होगा, पिया है ना शरबत वगैरह, तो ऐसा होता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ आइस जो है, आइस पिघलने के बाद पानी बाहर गिरने लगता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट? सही आंसर है लेवल विल, सही आंसर क्या होगा? लेवल विल रिमेन द, लेवल विल रिमेन सेम, लेवल विल रिमेन सेम। ध्यान से देखिए, सोचिए पहले तो ये मेरा लिक्विड कंटेनर था, इतने जो छोटा सा इमेजिनरी मैंने ब्लॉक छोड़ा है, यहां पर आइस पड़ी थी, हाफ सबमर्ज थी, हाफ ऊपर थी। हाँ, सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, आइस की ज्यादा होती है कि वाटर की? डेंसिटी ऑफ आइस इज, सबसे पहले डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझा? सिंपल। ये तो बात क्लियर है। तो आइस का जो ब्लॉक होगा वो फ्लोट होगा, ये बात तो सिंपल चीज है। अभी मैंने सपोज ये ब्लॉक निकाला, तो ये जगह ऐसे खाली है, इमेजिनरी है, खाली, ऐसे खाली तो नहीं रहेगी, पर आइस का जो वॉल्यूम है, इजंट इट, अगर पानी जो है मेल्ट होने के बाद, अभी थोड़ा सा आइस का ब्लॉक बाहर है, थोड़ा सा अंदर है, पर मेल्ट होने के बाद पूरा का पूरा इस लेवल में भर गया, इजंट इट, पूरा का पूरा इस लेवल में भर गया, यानी लेवल सेम रहेगी, यानी वॉल्यूम, ये कौन सी, ये खाली जगह को हम क्या बोलेंगे असलियत में? ये वाली है ये जगह, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, इसको वॉल्यूम सबमर्ज्ड बोलते हैं ना, ये है। इफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग मिलेगा। ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, अगर ऐसा मिला वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग, तो लेवल विल रिमेन सेम। इफ लगाना चाहिए मुझे, इफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग, देन लेवल इज सेम, देन लेवल सेम, तो ही लेवल सेम हो सकती है, नहीं तो लेवल सेम नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने लेवल सेम तो आपको बोला है। सबसे पहले आइस फ्लोट करती है, इसका मतलब क्या है? बॉयंट फोर्स इट इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस, isn't it? Buoyant force it is equal to weight of ice होगा। अभी आप ध्यान से सुनो, buoyant force कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि वाटर है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, समझा? अच्छा, वेट ऑफ आइस कैसे निकालेंगे हम लोग? वेट ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस
इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी। गॉट माई पॉइंट। तो ये जी ने जी को मार दिया। अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेल्ट होने के बाद क्या जो पानी बनेगा उसका वेट और आइस का वेट सेम होगा कि अलग अलग होगा? ओवरऑल वेट की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल वेट की बात कर रहा हूं मैं। दोनों सेम होंगे। यहां से वीएस वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी ये वाले का कितना आ रहा है, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड मिला है। इसके वेट ऑफ आइस इक्वल टू वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड होगा। वेट तो चेंज नहीं होगा ना, मैटर कंटेंट तो उतना ही है, तो वेट तो चेंज नहीं होगा। मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनेगा उसका वेट और आइस का वेट सेम होगा। मैथमेटिकली मैं बता रहा हूं अभी। तो वेट ऑफ आइस क्या लिखा जाएगा, रो ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी, इजंट इट, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इंटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मिलेगा, ये जी ने जी को मार दिया। तो वॉल्यूम ऑफ, ये डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो बना है मेल्ट, ये आफ्टर मेल्टिंग है, ये आफ्टर मेल्टिंग है। तो आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना मिला, रो ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू रो ऑफ वाटर। और वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या था, क्या दोनों सेम है? इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। क्या यही था? इसलिए लेवल क्या आएगा, सेम। समझा? एक कंडीशन मैंने बॉयंट फोर्स से लिया क्योंकि फ्लोट हो रहा है, तो बॉयंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ आइस होगा, इजंट इट? तो बॉयंट फोर्स में डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, इजंट इट? ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड वाला पार्ट है ना, इजंट इट? तो ये है, ये मैथमेटिकली मैंने आपको वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना मिला, रो आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर। और दोनों क्या है, वेट ऑफ आइस और वेट ऑफ वाटर जो बनेगा आफ्टर मेल्टिंग, दोनों वेट तो सेम होंगे। तो डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग इनटू जी। तो जी ने जी को मान दिया। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग। तो मैंने आपको बताया था कि ये सबमर्ज्ड है, मैंने मान लो इसको बाहर निकाल दिया, तो ये इमेजिनरी ऐसे बचा। गॉट माय पॉइंट? तो ये पार्ट किसको रिसेंबल करता है, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड को रिसेंबल करता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, तो पानी मेल्ट होने के बाद अगर पूरा का पूरा इसमें फिट हो गया तो ही लेवल सेम रहेगी। तो यहां पर मैथमेटिकली हमने वॉल्यूम सबमर्ज्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, मेल्ट होने के बाद पूरा उस गैप में बैठ जाना चाहिए पानी, इजंट इट? तो ही दोनों इक्वल आने वाले थे। गॉट माय पॉइंट? बहुत ही अच्छा सम है, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ये मान लो एक क्या था, लिक्विड कंटेनर था, उस पे मैंने एक वुडन ब्लॉक रखा, ये इसके ऊपर तैर रहा था, इजंट इट? ये इसके ऊपर क्या कर रहा था, तैर रहा था। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कॉइन रखा, इजंट इट? कॉइन रखा मैंने, एक छोटा सा कॉपर का कॉइन रखा, और ये था। अभी दोनों फ्लोट करे, छोटा था इसलिए वुडन ब्लॉक के ऊपर वो तैर रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद मैंने क्या किया, ब्लॉक वैसे ही रखा और इस कॉइन को ऐसे पानी के अंदर गिरा दिया। ये वो कॉइन है, ठीक है? तो पानी के अंदर गिराने के बाद व्हाट विल हैपन, लेवल, फिर से सवाल वही है, इंक्रीज होगा,
लेवल डिक्रीज होगा, लेवल सेम होगा, नन। फिर से आपको मैं 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करके मन में एक आंसर पकड़ें लॉजिकली सोच के, नहीं तो फिर मैं आपको रीजन बताता हूं। सोच लिया आपने आंसर? आइए स्टार्ट करते हैं देखना। देखिए, जब फ्लोट कर रहा था तब मैं मैथमेटिकली लॉजिकली भी बताऊंगा, मैथमेटिकली भी बताता हूं। पहले मैथमेटिकली सोचते हैं। पहले जब फ्लोट कर रहा था तो बॉयंट फोर्स इट इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉइन प्लस ब्लॉक, इजंट इट? तो अभी क्या हो जाएगा? बॉयंट फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या वाटर मान लो, ये इसको वाटर माना है तो वाटर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वेट ऑफ द कॉइन प्लस ब्लॉक क्या होगा? डेंसिटी ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इनटू जी प्लस डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू जी, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू जी। यहां इसको फिलहाल डेंसिटी से कंपेयर नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं मास ऑफ कॉइन इनटू जी, मास ऑफ ब्लॉक, तो ज्यादा आसान होगा। तो जी जी कैंसिल होगा, बचेगा क्या? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यानी कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना होगा? मास ऑफ कॉइन अपॉन, ये नीचे आया तो डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझा? कुछ डाउट है इसमें? यह है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद दूसरी इक्वेशन समझो। जब पूरा अंदर आ गया कॉइन, जब पूरा का पूरा कॉइन अंदर आ गया तो कोई भी बॉडी, अगर मान लो मैं आपको बोलूं इसका वॉल्यूम 100 था, मैंने एक चीज इसके अंदर डाली जिसका वॉल्यूम था 10, तो अभी टोटल वॉल्यूम कितना है? आप बोलोगे 110 है कि नहीं? वॉल्यूम उतना इंक्रीज होगा ना। जो चीज पूरी की पूरी अंदर सिंक हो जाती है वो पूरा अपना क्या करती है? वॉल्यूम इंक्रीज करवाती है, इजंट इट? तो जब कॉइन अंदर गया तो अभी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना होगा? वॉल्यूम इंक्रीज कितना होगा? अभी ब्लॉक तो उतना ही डिस्प्लेस कर रहा है, मास ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वो तो क्योंकि फ्लोट कर रहा ही है, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर कॉइन अभी अंदर जाके पूरा वॉल्यूम ऑफ कॉइन डिस्प्लेस कर रहा है, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ कॉइन डिस्प्लेस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या लिखा जाएगा? डेंसिटी ऑफ कॉइन इट इज इक्वल टू मास ऑफ कॉइन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना होगा? मास ऑफ कॉइन अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉइन। ये गिराने के बाद का केस है, वो 1 है, ये 2 है। अभी दोनों इक्वेशन को देखिए, मास ऑफ ब्लॉक और डेंसिटी ऑफ वाटर तो कुछ, क्योंकि उसका तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको तो छोड़ ही दीजिए, कैंसिल नहीं होंगे, उसको छोड़ ही दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बचा क्या? मास ऑफ कॉइन उस केस में अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और इधर बचा है मास ऑफ कॉइन अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉइन। सोच के देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है कि डेंसिटी ऑफ कॉइन ज्यादा है? डेफिनेटली कॉइन क्या होगा? हैवियर होगा, इसलिए तो सिंक कर गया है। कॉइन क्या होगा? हैवियर होगा, इसलिए तो सिंक कर गया है, इजंट इट? यानी डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, इजंट इट? इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये वैल्यू कैसी होगी? इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा मैं तो कौन बड़ा होगा? इन दोनों वैल्यूज को, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा तो ये ज्यादा होगा, बराबर है? यानी
ये इस केस में जब ये ऊपर था तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ज्यादा है, इजंट इट, सेकेंड केस से, बरोबर है ना। इसमें ज्यादा वॉल्यूम ऊपर आया है, इसमें कम वॉल्यूम ऊपर आया है। इसका मतलब कॉइन अंदर डालने के बाद उल्टा ये लेवल क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। समझा? आई बात ध्यान में। इस कम लेवल यानी उल्टा क्या होगा, कॉइन पूरा का पूरा अंदर आने के लिए क्या होगा, उसकी जो है लेवल यानी डिक्रीज होने वाली है। समझा? गॉट माय पॉइंट? लॉजिकली भी सोचिए ना, वेट ऑफ जो कॉइन है वो डेफिनेटली ज्यादा है डेंसिटी ऑफ कॉइन किससे, वाटर से, इजंट इट। तो यानी कॉइन के वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम लगेगा। 0.4 अगर मान लो कि अगर ये फ्लोट भी होता, इसको फ्लोट करवाना होता तो वॉल्यूम ज्यादा लगता, इजंट इट। क्योंकि ये हेवियर है तो इसको सोचिए, अगर बॉयंट फोर्स इट इज इक्वल टू वेट करना होता, इजंट इट, ये कॉइन के वॉल्यूम को इक्वल करना होता फॉर चांस, तो पानी ज्यादा लगता। सोचिए ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी इंटू जी, और वेट कितना है, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। तो जी ने जी को मार दिया, क्योंकि अभी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। यहां पर दोनों को इक्वेट करना है, पर डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। दिस इज मोर, दिस इज लेस, हेवियर है ना बॉडी, तो इक्वेट करना होगा दोनों का प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वॉल्यूम सबमर्ज्ड ज्यादा होगा। वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या होगा, Vs विल बी ग्रेटर देन Vb। Vs तो वहां Vs चल रहा था सबमर्ज्ड, वो ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ बॉडी से, इजंट इट। तो जब सिंक कर गया, इस केस में ये क्या वॉल्यूम सबमर्ज्ड है ना, वॉल्यूम सबमर्ज आपको दिखाया मैंने, वॉल्यूम सबमर्ज शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। जब अंदर आया तब तो हम वॉल्यूम ऑफ बॉडी ही कंसीडर करेंगे, इजंट इट। कोई भी चीज सिंक होने के बाद उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम करना है, जब फ्लोट हो रहा है तब सबमर्ज्ड वॉल्यूम आता है, इजंट इट। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम जब था तभी तो ज्यादा था, जब अंदर आ गया इसलिए तो लेवल घटा। आपको कोई भी लॉजिक समझ में आए आप कर सकते हो, पर अगर एक बात याद रखना कि अगर कोई भी हेवियर ऑब्जेक्ट जब पूरा का पूरा सिंक हो जाता है तब क्या होता है, कोई भी हेवियर ऑब्जेक्ट जब पूरा का पूरा सिंक हो जाता है तब वॉल्यूम जो है कितना लगता है, यानी लेवल जो है वो घट जाता है। इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, जो पिछले दोनों सवाल किए थे, मान लो एक क्या है, वाटर का बीकर है, मैंने वहां पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा कॉइन लिया, इजंट इट। मैंने छोटा सा कॉइन लिया और उसको फ्रिज के अंदर एक पानी के ब्लॉक के अंदर जमा दिया। यानी क्या है, एक पानी का ब्लॉक है, कहने का मतलब उसके अंदर एक छोटे से कॉइन को मैंने क्या किया है, फ्रीज करवाया है और वो फ्लोट हो रहा था। सवाल वही है, व्हाट विल हैपन आफ्टर मेल्टिंग, वेदर द लेवल विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। अभी ये जो सवाल है, दोनों सवाल को अब आइस के लिए तो हमने देखा था कि लेवल सेम रहेगा, अगर आइस मेल्ट हो गई तो लेवल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज हो गई, आइस की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कॉइन जैसे ही अंदर चले जाएगा, फिर से यही लॉजिक, इजंट इट। कोई भी अगर हेवियर ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सिंक हो जाता है तो लेवल क्या हो जाती है, लेवल विल डिक्रीज। तो ये दोनों सवालों का कॉम्बिनेशन है, आइस की वजह से नो इफेक्ट, कॉइन की वजह से लेवल डिक्रीज। तो दोनों सवालों का लॉजिक ऐड अप करके मैंने आपको बताया है। आप अगर आइस है तो लेवल सेम रहता है, पर अगर कॉइन है तो लेवल क्या होगा, अगर हेवियर ऑब्जेक्ट है तो उससे लेवल घटती है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं आप।
इसी से ही जुड़ा हुआ आखिरी सवाल है। मान लो कि एक एक्वेरियम था। एक्वेरियम जानते हो जिसमें फिश को रखा जाता है, उसमें पानी भरा हुआ था। इसका वेट था W1। इसको वेइंग मशीन पे रखा गया और वेइंग मशीन ने वेट रीड किया W1, इजंट इट। अभी इसमें एक फिश लाई गई और इसके अंदर रखी गई। पहला वेट कितना था W2, फिर फिश लाई गई, थोड़ा सा समझ लो ये फिश है, इसका वेट था W2। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वो वाली फिश यहाँ पर रखी गई है। अभी रीडिंग क्या होगी, वही सवाल, W1 प्लस W2 होगी, लेस देन W1 प्लस W2 होगी, मोर देन W1 प्लस W2 होगी, या सिर्फ W1 होगी। अभी इसके पहले मैंने फर्स्ट सवाल लिया था, वेट क्या होता है, W1 प्लस बॉयंट फोर्स। इस पर क्योंकि ये फ्लोट हो रही है, बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, जितना इसका वेट होगा। वेट वेइंग मशीन कितना मेजर करती है, इट इज W1 प्लस बॉयंट फोर्स। अभी क्योंकि ये चीज फ्लोट हो रही है तो बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, इट इज इक्वल टू वेट। तो W1 प्लस W2 दैट इज द रीडिंग। तो यहां पर जो है सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स थे बॉयंसी के मैंने कंप्लीट किए हैं आपके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डिटेल में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।